हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जोहन टेलर डिस्टोर्शन। आई होप आपने जोहन टेलर डिस्टोर्शन की वीडियो देखी होगी, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले वो वीडियो देख के आइए जोहन टेलर डिस्टोर्शन की, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर क्या होता है, वीक जोहन टेलर क्या होता है, जेड आउट क्या होता है, जेड इन क्या होता है, असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, वो सारा वहाँ पे डिस्कस हो गया है। यहाँ पे मैं वो कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैंने वहाँ पे सारा पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं जोहन टेलर डिस्टोर्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आइए। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है तो उनको ये पार्ट समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन वाला, बट जिन्होंने नहीं देखी है उनको समझ में नहीं आएगा एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो इसलिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन पार्ट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जोहन टेलर डिस्टोर्शन। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका बोन लेंथ पे क्या इफेक्ट है जोहन टेलर डिस्टोर्शन का, ठीक है। मैंने वहाँ पर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सबसे पहले बोन लेंथ पे क्या इफेक्ट है। बोन लेंथ पे इसका क्या इफेक्ट है, देखो, अगर आपके पास जेड आउट आता है, अगर आपके पास जेड आउट आता है तो आपकी जो एक्सियल बोन लेंथ है, तो आपकी जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के। अभी मैं बताऊंगी एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो वो डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए साथ साथ में। अगर आपके पास जेड इन का केस है तो आपकी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो आपकी होगी वो ज़्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से। इतनी बात क्लियर है। अभी एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, ये है मेरा मेटल, ठीक है, ये मेरे पास मेटल है, ये है लिगेंड्स, ये लिगेंड्स प्रेजेंट है। देखो, यहाँ पर अगर आपके पास कोई लिगेंड प्रेजेंट है, ये जो अगर आपके पास यहाँ पर या फिर यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड। ये क्या आपका बॉन्ड जो होता है आपका ये वाला, ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद ये वाले बॉन्ड जो होते हैं आपके साइड में, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है। ये होता है आपका एक्सियल बॉन्ड और दूसरा है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, जो हमने लिखा है यहाँ पे हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये आपका काम आएगा उसमें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, ठीक है। ये तो इसकी बात हुई बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। हाँ जी, अब सबसे पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है लेबाइल नेचर ऑफ CrH2O6+2। आपको इस कॉम्प्लेक्स का लेबाइल नेचर शो करना है वाया जोहन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है। अभी देखो, ये जो क्रोमियम है यहाँ पे, ये जो क्रोमियम है ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, ठीक है। अगर इसका देखें तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d5 4s1, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें कि क्रोमियम +2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3d4, ये चीज़ होगी, है ना। और ये देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 ऑर्बिटल्स यहाँ और 3 ऑर्बिटल्स आते हैं आपके यहाँ। ये है आपका Eg का सेट और ये है आपका T2G का सेट। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं और ये वीक फील्ड है लिगेंड, तो यहाँ पे 1 2 3 4,
है ना। यहाँ पे क्या आएंगे 1 2 3 एक 4 यहाँ पे आ गया। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या आएगी T2G3 और EG1, ये आई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई इतनी बात। अभी देखो जो आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी आई है वो किस में आई है, EG में। ठीक है, क्या आई है आपकी, जो आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो किस में आई है, EG में। देखो ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, अगर आपने जोहन टेलर डिस्टॉर्शन का पार्ट देखा है तभी समझ में आएगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो जाके देख लेना। समझ में आ गया। अभी देखो असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी किस में आई है, EG के स्टेट में आई है। अगर EG के स्टेट में असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी आती है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोहन टेलर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, जोहन टेलर आपका प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपकी EG में आ जाए, अगर आपकी EG में आ जाए असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, ये क्या है आपका Z आउट। ठीक है, ये सारी मैंने कंडीशन आपको बताई हुई है उस वीडियो में। समझ में आया। अगर आपके EG में आता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से, तो आपका जोहन टेलर तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ रही है। उसके बाद आ किस में रही है, ये EG के केस में आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर होगा। ठीक है, अगर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G में आती, अगर सपोज यहाँ पे ऐसे आ जाता, हाफ फील्ड हो जाता ये, है ना, फुली फील्ड तो है नहीं ना हाफ फील्ड है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज यहाँ पे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो जाता आपका वीक जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, वीक जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। लेकिन आपका कहाँ पे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ रहा है EG में, तो EG में आने के कारण ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर ये स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन है तो ये क्या होगा आपका Z आउट। इतनी बात क्लियर है। अब Z आउट के केस में मैंने क्या बोला था, अभी मैंने जो बॉन्ड लेंथ बताई थी कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो ये चीज़ आगे इतनी बात समझ में आ गई कि आपका Z आउट का केस हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स को मुझे लिखना है, क्योंकि ये Z आउट का केस आ रहा है और ये आपका स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, ये चीज़ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्रोमियम, यहाँ पे आपका वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है OH2। ठीक है, और यहाँ पे आपका OH2, यहाँ पे आपका OH2। देखो जो आपके यहाँ पे मैंने 4 OH2 तो लगा दिए, लेकिन मुझे लगाने कितने हैं यहाँ पे 6। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, ये Z आउट का केस आ रहा है, तो Z आउट के केस में जो आपकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ होगी ये, ठीक है, ये बड़ी हो जाएंगी, और यहाँ पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये दोनों आपके क्या है, वो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों की बड़ी है, इनकी छोटी है। ये इक्वेटोरियल है, ये क्या है आपके एक्सियल। समझ में आ गया। अभी देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होने के कारण, अगर किसी भी चीज़ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाए, अगर किसी भी चीज़ को मैं खींच के लंबा कर दूं, तो वो जो आपका बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है ना। अगर आपका डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से। अगर उस सिंगल बॉन्ड को मैं ज़्यादा खींच दूँ, दैट मीन्स वो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका वीक। ऐसे ही इस केस में है, अगर इस बॉन्ड को मैंने ज़्यादा खींच के लंबा कर दिया तो ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है। वीक होने के कारण ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, वीक होने के कारण आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब वीक होने के कारण ये OH2 यहाँ से निकल जाता है, चाहे आप इसको निकालो चाहे आप इसको निकालना आपको एक ही है। ठीक है, जिसके कारण आपका क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद तो आपका जो देखो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ क्रोमियम H2O5+2। आई इतनी समझ, यहाँ से ये निकल गया, तो वाटर कितने रह गए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रह गए, तो ये चीज़ आ गई है ना। यहाँ से वाटर निकाल दिया। अब बाहर से कोई लिगेंड आता है, बाहर से कोई भी लिगेंड आएगा, बाहर से कोई भी लिगेंड आएगा, सपोज L' है। ठीक है, यहाँ से जो वैकेंसी मेरी क्रिएट हुई है वो लिगेंड क्या करेगा, इस वैकेंसी पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस बनेगा आपका, क्रोमियम H2O
5, यहाँ पे लिगेंड डैश प्लस 2, तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। ये होता है इसका लेबाइल नेचर। लेबाइल नेचर किसका? क्रोमियम H2O6 प्लस 2। ये हमने किससे एक्सप्लेन किया? जोहन टेलर डिस्टोर्शन से। इतनी बात क्लियर है? इसको ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना। अभी हम चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। देखो ये सेकेंड एप्लीकेशन है जोहन टेलर डिस्टोर्शन की। वो कौन सी है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है COCN6-4। अभी इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये एग्जिस्ट ऐसे ना करके ये जो एग्जिस्ट ऐसे करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ऐसे एग्जिस्ट ना करके इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे ये जो साइनाइड 6 है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से ये 2 साइनाइड को हटा देता है तो यहाँ पे 4 रह जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करता है और ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वाला कंपाउंड आपका कौन सा है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता वो हम समझेंगे जोहन टेलर डिस्टोर्शन से। समझ में आया? देखो अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो क्या आएगा? कॉपर +2, ठीक है, कॉपर नहीं CO+2, है ना। तो इसकी जो आपकी आई है निकाल के आप देख लेना, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी +2 करके आपका आएगा D7, ठीक है, D7 का केस आएगा इसमें। उसके बाद आप फिलिंग करके जब देखोगे, मैं करवाई देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो यहाँ पे आपके 2 ऑर्बिटल्स ये बनते हैं और ये 3 ऑर्बिटल्स ये हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या भरना है? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब ध्यान रखना ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो नीचे ही पेयरिंग हो जाती है। पहले क्या 7 भरने हैं आपको, 1 2 3, है ना, फिर 4 5 6 7, ये आपका EG का केस है, ये आपका T2G का केस है। ये कौन सा? ये जो पेयरिंग हो रही है ये किसके केस में होती है? आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है इसके केस में होती है, ठीक है। जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण हो रही है। अब देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकल आ रही है ना। अब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकल आ रही है, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो जोहन टेलर होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट। समझ में आ रही है? जोहन टेलर प्रेजेंट। अभी मैंने जो पिछला केस करवाया था, अगर आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, अगर वो EG के केस में यानी ऊपर वाले के केस में आ जाए, इस वाले में ऊपर वाले के केस में आ जाए, तो जो आपका ये बनता है, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर, ठीक है। वो क्या हो जाता है आपका? स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर, है ना। और ये अगर स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? Z आउट। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? आपकी Z आउट की, है ना। अगर आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर T2G में आता तो ये वीक जोहन टेलर डिस्टोर्शन हो जाता और ये क्या हो जाता? Z इन। लेकिन EG में आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये Z आउट का केस बन गया। अब मुझे इसका जो आपका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पे ये जो कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट ना करके इस तरीके से क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कोबाल्ट है ना, यहाँ पे ये साइनाइड यहाँ पे कितनी है? 6। अभी यहाँ पे देखो Z आउट का केस है, ये Z आउट का केस है ना। तो Z आउट के केस में मैंने क्या बोला था कि आपकी जो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, है ना। तो अगर आपकी ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये वाली और ये वाली, वो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लंबे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे भी साइनाइड, यहाँ पे भी साइनाइड, यहाँ पे भी साइनाइड और यहाँ पे भी साइनाइड, है ना। ये बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड आपके वीक हो जाते हैं। अब मैंने वही एग्जांपल है, अगर किसी बॉन्ड को मैं खींच के लंबा कर दूँ तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा लंबा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना। लंबा होने के कारण ये जो बॉन्ड है आपका वीक हो जाता है। तो ये बॉन्ड क्या हो गया आपका? वीक। ये भी बॉन्ड आपका क्या हो गया? वीक। ये भी वीक है और ये भी आपका वीक है, जिसके कारण ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से निकाल देंगे, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। अगर ये दोनों यहाँ पे साइनाइड निकल जाते हैं तो यहाँ पे एग्जिस्ट कितने करेंगे साइनाइड? 1 2 3 4, 3 ही, यहाँ पे 4 ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका, इसमें ना एग्जिस्ट करके ये इसमें एग्जिस्ट करता है और साइनाइड आपके 2 यहाँ से निकल जाते हैं,
क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपका जेड आउट का केस आ रहा है। ये हमने कहा किससे एक्सप्लेन किया? जोहन टेलर से एक्सप्लेन किया है। तो आपका एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड आपके वीक हो जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों आपके साइनाइड निकल जाते हैं। ठीक है, निकलने के कारण आपके ये जो 4 साइनाइड है यही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके जो साइन यही एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे -4 है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका किस में एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर प्लेनर में। ये जो सेकंड एप्लीकेशन थी वो आपको क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। आई होप आपको 2 एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। देखो आपका यहाँ पे क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम H2O6 + 3 आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देखो ये जो सारी एप्लीकेशन मैं करवा रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ के जाना, इन एप्लीकेशन को छोड़ के मत जाना। जोहन टेलर आपका पूछ लिया जाता है। अब देखो जोहन टेलर से सीधा सवाल नहीं आता, जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है ना वहाँ से पूछ लेते हैं, गेट में और नेट में वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये टाइटेनियम H2O+ यहाँ पे क्या है? ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका यहाँ पे लिख लेते हैं H2O6 + 3 है ना, ये वाला केस है। अगर इसमें देखें तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, तो यहाँ पे आपके कितने आपके जो D1 आए हैं, D1 आएगा है ना। टाइटेनियम +3 है, वैसे तो इसमें कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विलेंस शेल में, तो 3 तो निकाल ही दो तो 1 बच गया। तो आपको क्या करना है? इसको फिल्ड करना है। और ये क्या है? आपका ऑक्टाहेड्रल का केस है। अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा। 3 नीचे आ गया तो D1 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और ये आपका T2G का है और ये आपका EG का केस है। समझ में आ रही है कि आपका यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ भरा है? T2G में। 1 इलेक्ट्रॉन T2G में भर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अभी देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका सिग्नल है ना, जो इसका स्पेक्ट्रा है वो आपका एक स्पेक्ट्रा ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से मतलब आता तो इतना नहीं आता, ऐसे आता है आपका स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रा एक आना चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रा है ये शार्प आने की बजाय ये स्पेक्ट्रा आपका शार्प आता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन इसका स्पेक्ट्रा शार्प आने की बजाय वो स्पेक्ट्रा आपका क्या आता है? ब्रॉड। इस तरीके से आपका जो स्पेक्ट्रा आएगा ब्रॉड। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा क्यों आता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण मेरा शार्प सिग्नल आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शार्प सिग्नल ना आके इसके ब्रॉड सिग्नल आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों? वो हम एक्सप्लेन करेंगे जोहन टेलर डिस्टॉर्शन से। ठीक है जी, अभी ये देखो, अब मैंने इसको ऐसे भर दिया इस तरीके से। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है T2G में है ना, T2G में है तो ये क्या होंगे आपके? अगर नीचे वाले में होते हैं तो ये वीक जोहन टेलर होता है, वीक जोहन टेलर है। जोहन टेलर भी प्रेजेंट है इसमें। अगर जोहन टेलर प्रेजेंट है तो वो वीक है, अगर वीक है तो वो जेड इन का केस है। ठीक है, वो किसका केस है? आपका जेड इन का। अभी देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने T2G में भरा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता है ना, ट्रांजिट करके जा सकता है ना। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन T2G में है, अगर इसके ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, कोई हीट वगैरह दे दूँ मैं यहाँ से नीचे से, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा फटाफट से, क्योंकि एक ही है, इसके किसी के साथ कोई बॉन्डिंग तो है नहीं। अगर हीट दूंगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। अब देखो ये जेड का केस है, तो इसके ऑर्बिटल्स आपको कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, तो अभी देखो जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे आएंगे? इसमें dxy, यहाँ पे dxy, यहाँ पे आते हैं आपके dxz और dyz, और ये आता है आपका dx² -y², और ये आता है आपका dz का स्क्वायर। ठीक है, कैसे आएगा? ये होता है आपका dxy, बाहर लिख देती हूँ dxy, ये आपका होगा dxz और dyz, ये होगा आपका dx² -y², ये होता है dz का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ से हम निकाल देते हैं इनको। अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर सपोज मैं बाहर से कोई हीट वीट दे दूँ इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अगर ये चीज़ होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ से वो यहाँ पे भी जा सकता है, वो जंप यहाँ से यहाँ पे भी कर सकता है, वो जंप यहाँ से
यहाँ पे भी कर सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कितनी हीट दे रहे हो, है ना, बाहर से कितने आप उसके फोटोन्स डाल रहे हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है ना। इसके कारण देखो ये जो आपका ट्रांजिशन हो रही है, इसके कारण आपका एक स्पेक्ट्रा आता है, एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल आएगा आपका ये, ठीक है, ये वाला सिग्नल आ गया। अब देखो ये जो आपके जो ये सिग्नल्स आए हैं, ये दो स्पेक्ट्रा आपके आए हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई भी तोड़ नहीं है यहाँ पे अभी। तो आपको क्या है, ये इसकी तो आपका स्पेक्ट्रा आएगा एक, लेकिन इसका ऑलमोस्ट एनर्जी सेम रहती है। इसकी ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होने के कारण इसका स्पेक्ट्रा जो आता है वो दूसरी ये वाला स्पेक्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला स्पेक्ट्रा आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो दो स्पेक्ट्रा आए हैं मेरे, या दो सिग्नल्स आए हैं मेरे, इन दोनों सिग्नल्स की जो आपकी एनर्जी है, इन दोनों सिग्नल्स की जो एनर्जी है वो दो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी वगैरह सेम है, हाइट वगैरह सेम रहती है, जिसके कारण ये जो दोनों सिग्नल्स होते हैं एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ने के कारण ये क्या देंगे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा इस टाइप से देने लग जाते हैं, ठीक है। ये मेरे से सही नहीं बना, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इनकी सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जिसके कारण ये दोनों स्पेक्ट्रा एक दूसरे में मिलने के कारण ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए आता है, इसका रीज़न ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसमें से ना आपको कुछ भी ये पूछ सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रा टाइटेनियम का आपका जो स्पेक्ट्रा आएगा, तो आप ये तो निकाल लोगे क्योंकि आपने सीखा हुआ है, ये भी निकाल लोगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, एक इसका एक इसका एक इसका, दैट मीन्स इसके 3 सिग्नल आएंगे तो 3 स्पेक्ट्रा आएंगे इसके, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो, या आप इसमें भी देख के बोल सकते हो कि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको ट्रांजिशन का काम नहीं पता केस, तो आप क्या बोलोगे, इसका एक ही स्पेक्ट्रा आएगा। तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ब्रॉड भी दिया होगा आपको, तो वो टिक करके आना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट में ऐसे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। तो ये दो थर्ड आपके एप्लीकेशन थे वो क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। अब इसका स्पेक्ट्रा भी हम देख लेते हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो टाइटेनियम का हमारा हो गया है। एक इसका स्पेक्ट्रा भी हम देख लेते हैं कि इसका स्पेक्ट्रा ब्रॉड कैसे बन रहा है। इसका स्पेक्ट्रा भी ब्रॉड ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका होता है कॉपर +2, हाँ जी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में सीधा ही कर रही हूँ, ठीक है, +2 हो रहा है। अगर इसका Cu+2 आ रहा है तो इसका जो आपका आएगा D9, ठीक है, D9 का केस बनेगा। अभी देखो ये ऑक्टाहेड्रल, इसकी फीलिंग क्या है आपकी, ऑक्टाहेड्रल की फीलिंग है, तो वही है, इसमें ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो इसमें क्या आएगा आपका T2G, है ना, Eg, इसमें क्या है 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ऐसे आ रहा है, समझ में आई। 9 इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ फिलिंग किया एक बारी, अभी ऐसे इस तरीके से करनी है आपको। अभी ध्यान देना है इस पर। देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल किस में आ रही है, ईजी में, ईजी में आ रही है आपकी। अब जो आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजी के केस में आ रही है, यानी आपकी आ तो रही है जोहन टेलर, तो आपका प्रेजेंट है, आपका जोहन टेलर भाई प्रेजेंट है इसमें, है ना, लेकिन किस में आ रही है आपके ईजी में। तो अगर ईजी में है तो वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग जेटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेटी का मतलब जोहन टेलर। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो किस में चला गया आपका Z आउट में, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई, समझ में आई। अभी देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना। अभी देखो यहाँ पे क्या है आपके 9 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल्ड कर दिए, यानी इसको फुली फिल्ड होने के लिए ये T2G क्या करे, एक अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर मान लो मैं यहाँ से कोई हीट वीट दे रही हूँ इसको, तो यहाँ पे इसको फुली फिल्ड होने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से ये भी दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो बनती है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर जा सकता है ना। अगर ये Z आउट का केस आ रहा है तो ऑर्बिटल्स लिखने कैसे हैं वो मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में, तो देख लेना, ठीक है। तो Z आउट के केस में आपको कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ से ये आपका होता है dxz, और ये होता है dyz, और ये होता है आपका dxy, और ये होता है आपका dz2,
और ये होता है आपका dx² माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से होता है। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले सिंगली फील्ड फिर डबली फील्ड। फील्ड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, हाँ जी, इसमें देखो एक इसको फुली फिल्ड होने के लिए, ठीक है, इसको फुली फिल्ड हो, क्योंकि सब फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड होना चाहता है। तो अगर ये क्या मतलब इसको फुली फिल्ड कैसे करें? या तो ये इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दे, यहाँ से हो सकती है ट्रांजिशन, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, यहाँ से ट्रांजिशन हो सकती है, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, यहाँ से ट्रांजिशन हो सकती है। दैट मीन्स इसका, इसका और इसका अलग अलग स्पेक्ट्रा बनेगा, अलग अलग सिग्नल आएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सिग्नल आपका ये आता है, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए भी सेम आपका ये वाला सिग्नल आएगा, इसके लिए आपका ये वाला सिग्नल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आता है। सही नहीं बन रहा तो वो छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से आता है आपका सिग्नल, ठीक है। 3 आते हैं। अब देखो ये जो तीनों है ना, और ये जो आपके ट्रांजिशंस हैं, और ये आपके जो स्पेक्ट्रा है, ये जो आपका सिग्नल आया है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। एनर्जी सेम होने के कारण ये जो स्पेक्ट्रा है एक दूसरे में मिल जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स होने के कारण ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रा देते हैं। तीनों सिग्नल का आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो वो स्पेक्ट्रा आपका होता है कैसा है? इस टाइप से, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, एक मिनट, मतलब आएगा तो ब्रॉड ही ना, इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रा आएगा। ये शेप से सही नहीं बनी इसकी, ठीक है, लेकिन आता ब्रॉड स्पेक्ट्रा ही है। तो इसका भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रा आएगा। तो आपको रीज़न पता लग गया, एक इसके कारण हुआ है जोहन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण, ठीक है। तो आगे हम एप्लीकेशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। देखो जो ये आप मैंने एप्लीकेशन लिखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुन लेना। तो देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, डी प्रोपोर्शनेशन ऑफ AU सेकेंड सिस्टम। ये आपका क्या है? गोल्ड है। गोल्ड सेकेंड सिस्टम का आपका डी प्रोपोर्शनेशन बताना है। देखो अभी क्या है, ये जो आपका गोल्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका? अनस्टेबल है। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण ये इसमें चेंज हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेता है AU थर्ड में और AU फर्स्ट में, है ना। ये करता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो हमें डिस्कस करना है कि ये अनस्टेबल क्यों है। अभी देखो अगर हम बात करें कॉपर सेकेंड की और सिल्वर सेकेंड की, ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों केस में, अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो सिस्टम है ये कौन सा है आपका? AU सेकेंड। ये क्या है आपका? D9 सिस्टम। ये क्या है? ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका? D9 सिस्टम है, ठीक है। कॉपर सेकेंड और AG सेकेंड जो आपका ये है, ये इसके कंपेयर अगर हम करें, इसके कंपेयर अगर इन दोनों को करें तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होते हैं इससे। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये भी D9 सिस्टम है, ठीक है, इसका भी D9 सिस्टम है और इसका भी D9 सिस्टम है। तो हमें देखने से तो ये लग रहा है कि इसका भी D9 है, इसका भी D9 और इसका भी D9 है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, D9 सिस्टम तो सेम है, तो इसके कारण ये सेम बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन जोहन टेलर क्या बोलता है कि सेम बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है। सेम बिहेवियर शो क्यों नहीं करता वो भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे तीनों में से आपका ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तीनों में से स्टेबल आपका ये जो कॉपर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इतनी बात वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है? D9 सिस्टम है तीनों में ही, कि हमारे यहाँ पे तीनों की बात हो जाएगी तो मुझे अलग अलग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे D9 अगर ये D9 है आपका, ठीक है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वैसे ही। तो इसमें EG का सेट ये है और आपका T2G का सेट ये वाला है। हमें क्या भरना है? 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। भरने के बाद ये चीज़ हो गई। अभी देखो जो आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस में आ रही है? EG के केस में। किस में आ रही है? EG के केस में। अगर आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन EG के केस में आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक बात, यहाँ पे जॉन टेलर तो प्रेजेंट है ही ना, ठीक है, जॉन टेलर तो है, लेकिन अगर आपकी असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ईजी के केस में आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर। अगर ये स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर है तो ये क्या आपका देगा जेड आउट। समझ में आ गई? इस तरीके से होता है कि जेड इन जेड आउट हम ये जो निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑर्बिटल्स में जो हम जेड आउट के केस में लिखते हैं, जो ऑर्बिटल्स लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सा आएगा आपका, डी एक्स वाई पहले आएगा, डी वाई जेड पहले आएगा, तो उसे जेड आउट के केस में और जेड इन के केस में दोनों में अलग अलग होता है। वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आउट आया तीनों के केस में, तीनों का केस सॉल्व हो गया क्योंकि तीनों का ही आपका D9 सिस्टम था और D9 में आपका जेड आउट ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे तीनों का केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्बिटल, ये है आपका DXZ और ये है आपका DYZ, ठीक है, और ये है आपका DXY, ठीक है, और ये है आपका DZ², ठीक है, और ये है आपका DX² माइनस वाई का स्क्वायर। समझ में आई? ये इस तरीके से है। अभी देखो ये किसका केस है, आपका कॉपर सेकेंड का केस है, कॉपर सेकंड का केस है। हाँ जी, एक और बात सुनिए, जो हमने क्या बोला है, हम किसका केस करें, कॉपर का, गोल्ड का और सिल्वर का, है ना। देखो जब जैसे जैसे हम 3D से 4D और 5D में जाते हैं, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, 3D 4D 5D में जाते हैं, जो आपके ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो आपके जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों में ये जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जो आपका कॉपर है ये आपका 3D में आता है, तो इस 3D में अगर आता है तो इन दोनों में डिफरेंस जो होता है दो ऑर्बिटल्स में वो कम होता है। किसके केस में है ये, 3D के केस में। बट जैसे जैसे हम 4D में जाएंगे, इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो डिस्टेंस है, ये आपका डेल वैल्यू है, वो इंक्रीज करने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे ये हो गया, अब हम चलते हैं सिल्वर के केस में। अब सिल्वर के केस में जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ पे क्या है, लेस है, ठीक है। ये किसका केस है, आपका कॉपर का। अब जाएंगे हम यहाँ पे सिल्वर के केस में, ये अब दो ऑर्बिटल्स में जो आपका डिस्टेंस आएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। कैसे देखना, ये आपका ऑर्बिटल्स है ऐसे, यहाँ पे आपके आए DXZ DYZ, ठीक है, इस तरीके से दो ही हैं यहाँ पे। उसके बाद ये आपका DXY, उसके बाद ये आपका DZ का स्क्वायर। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं क्योंकि ये मुझे आपको डिस्टेंस दिखाना है ना, क्योंकि बोर्ड पे तो मैं इतना नहीं दिखा सकती। अब बाकी हम देखें तो इनमें जो डिस्टेंस है ना, अब देखो DZ² और DX² माइनस Y², ये किसका केस है, आपका 4D का केस ये वाला, और ये आपका 3D का केस है। मैंने क्या बोला, 3D से 4D में जाते हैं, जो आपके दोनों ऑर्बिटल्स में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। अभी हमने बनाया था, ये किसका केस है, आपका सिल्वर का केस है, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड वाले केस में, EU के केस में चलते हैं। तो उसमें जो आपका ये जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा आ जाता है, और ज़्यादा आने के कारण देखना क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे आपके एक है, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे अगर इसको मैं हटा दूँ, यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट इज़ DX² माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, DX² माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या है आपका DZ का स्क्वायर, और ये है आपका DXY, और ये क्या है आपका DXZ, और ये क्या है आपका DYZ, है ना। इस तरीके से है। अब देखो ये किसका केस है, आपका 5D का केस है, और ये है किसका, ये AG सेकेंड का है ना। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डेल्टा है आपका इंक्रीज कर रहा है जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। जो ये दोनों ऑर्बिटल्स में जो डिस्टेंस है आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, जो ये D9 का केस है, तीनों ही D9 के केस है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। यहाँ पे भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया DX² माइनस Y² में, है ना। अब अगर इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भरा, इसमें भी सेम टू सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भरा। देखो अब ध्यान से सुनना,
जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स में जो डिस्टेंस है या फिर आप बोल सकते हो डेल वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है लगातार 3D 4D 5D में, ठीक है। इस डेल वैल्यू इंक्रीज करने के कारण, ये डिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है D9 वाला, जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने 8 तो भर ही दिए ना इसमें इलेक्ट्रॉन, अभी जो लास्ट D9 इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण या तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो स्टेबल हो सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल हो सकता है ना, या तो ये इसको बाहर ही निकाल दे, क्योंकि स्टेबलाइज तो है ही नहीं। अगर स्टेबलाइज्ड होता तो वो यहाँ पे रहता, डिस्टेबलाइज्ड होने के कारण या तो इसको बाहर निकाल दे तो इसमें कितने रहेंगे D8, कितने रहेंगे D8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इसको बाहर निकाल दे तो इसको काउंट करो D8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका AU थर्ड में, किस में चेंज होगा AU थर्ड में, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके D8, समझ में आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके D8 है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ऐसे है ये, हाँ जी। तो ये क्या है आपका जो अगर इसको निकाल देगा डिस्टेबलाइज होने के कारण, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे सिर्फ। अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसमें अगर इसको निकाल देगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो गई, AU थर्ड में चेंज होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो D8 रहेंगे। अगर ये ना निकाले, अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो किस में चेंज हो जाएगा D10 में, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी AU फर्स्ट, तो ये किस में होगा आपका D10 में चेंज। इसलिए इसने क्या करा है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसका जो डेल वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन इसको करवाना ही पड़ता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे या वो इलेक्ट्रॉन बाहर से कुछ ले ले, या तो D10 में चेंज हो जाए या फिर D8 में चेंज हो जाए। अब हम बात करें कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, D8 वाला स्टेबल होगा, या फिर D10 वाला स्टेबल होगा, तो वो हम बात करते हैं यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका स्टेबलाइज नहीं है, या तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे दे तो वो स्टेबल हो सकता है। अगर देखो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, देखो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो पसंद क्या करता है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। अगर बाहर निकल जाएगा तो किस में चेंज होगा, AU थर्ड में, और D8 इसका इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए अगर हम बात करें इन दोनों में से तो D8 ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और आपका जो AU थर्ड है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है, D10 से और इस D9 से। AU सेकंड से और AU फर्स्ट से आपका जो AU थर्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है डिस्टेबलाइज, वो बाहर निकलना पसंद करता है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी बनती है, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनेगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है इसकी। समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। यहाँ से आपको ना, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, इसकी ज्योमेट्री पूछ लेते हैं कि ज्योमेट्री कौन सी बनेगी ये बताओ, तो आपको ये पूछ लेते हैं कि ज्योमेट्री पूछेंगे तो आप टिक करके आ जाना स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर आपको बोल दे कि AU जो फर्स्ट है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, AU फर्स्ट की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप क्या लिख के आओगे, इसकी ज्योमेट्री बनती है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री बनती है लीनियर, और AU थर्ड वाले की ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। अब पूछ ले कि स्टेबल कौन सा है, ये अब ये तो हमने देख ही लिया, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। अगर इन दोनों में से देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलना पसंद करेगा, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज हो जाता है डेल वैल्यू बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, इसका जो स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। इतनी बात क्लियर है। ये वाली हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लियर हो गई है। अभी देखो इस एप्लीकेशन में से आपका एक और एप्लीकेशन सॉल्व हो जाता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो लास्ट हमारी एप्लीकेशन रह गई है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो ये मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये जो लिखा है, इसको हम बोलते हैं एयरिंग विलियम सीरीज, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। अभी देखो हमें ये बताना है कि जो ये कॉपर +2 है, ये जो कॉपर +2 है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 आयन कॉम्प्लेक्सेस, हमें ये बताना है। तो हम बताएंगे वाया जोहन टेलर डिस्टोर्शन से, ठीक है। अभी देखो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट। चार्ज तो वेरिएशन नहीं हो रही, क्योंकि सब में +2 है, मतलब हम चार्ज से कुछ नहीं निकाल सकते हैं। और रेडियई अगर इसका देखें तो रेडियई तो कम हो रहा है ना,
रेडियाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम वहाँ से यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, जिंक पॉजिटिव्स Mn से लेके जिंक तक अगर जा रहे हैं तो रेडियाई कम हो रहा है। और आयनिक जो पोटेंशियल हमारा आता है, आयनिक पोटेंशियल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है आपका चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। अभी देखो आयनिक पोटेंशियल, हाँ यहाँ पे जो रेडियाई आपका कम है, अगर यहाँ से यहाँ मूव करें तो रेडियाई आपका कम है, चार्ज आपका ज़्यादा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक पोटेंशियल रेडियस के। अगर रेडियस आपका कम है तो आपका जो आयनिक पोटेंशियल वो क्या आएगा, ज़्यादा। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा आने के कारण तो इसका जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो क्या करती है, इंक्रीजेस। ठीक है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें ये बताना है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 आयन कॉम्प्लेक्स का कैसे है, कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है या फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, वो हम यहाँ से बताएंगे। जो अभी हमने किया था, ठीक है, सिल्वर वाला केस किया था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि कॉपर +2 जो होता है आपका वो D9 सिस्टम है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, D9 सिस्टम है। अगर हम इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमने भर दिया, तो जो आपका 9th इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे भरा है, ये जो ऑर्बिटल लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो जो 9th इलेक्ट्रॉन मैंने भरा वो आराम से भरा जाएगा। और वो जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेबलाइज्ड यहाँ पे नहीं होता। वो जो 9th इलेक्ट्रॉन है डिस्टेबलाइज्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में ऑर्बिटल्स में आपका जो डिफरेंस है, डेल वैल्यू है, बहुत कम है, इसलिए वो जो आपका D9 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे स्टेबल होता है। इसलिए आपका जो कॉपर +2 है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है वाया जोहन टेलर डिस्टोर्शन, जो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक ये वाली एप्लीकेशन भी आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। एरिन विलियम्स सीरीज से आपका पूछ लिया जाता है, जोहन टेलर को मिला देते हैं तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने सारी एप्लीकेशन आपको करवा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में मुझे इतना ही पढ़ाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास, और इसको पढ़ लेना, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है जोहन टेलर की, उसको देख लेना और इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अगर जोहन टेलर से क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशन से पार्ट से आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाना। ठीक है, छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आसान, बहुत आसान है। जो एप्लीकेशन मैंने बताई है बस इसको पढ़ के चले जाना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये वाली कर लेना। अब जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जोहन टेलर क्या होता है और एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसका। ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए आप। ठीक है, और इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।